ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम आरोग्यम रोड टू हेल्दी मध्य प्रदेश। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। मध्य प्रदेश हेल्दी कैसे हो सकता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्या कुछ काम किया जा रहा है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। मैं अपने अगले पैनल को बुलाना चाहूँगी। हमारे अगले पैनल में पहले पैनलिस्ट हैं मिस्टर ललित सरदाना, MD हैं सरदाना इंटरनेशनल स्कूल देवास के। मिस्टर रमनवीर सिंह अरोरा, MD हैं रतन फाउंडेशन के। मिस्टर असद पाठक, MD हैं एपिकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे अगले पैनल का, जिनसे हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है और आने वाले कल में हम बेहतर क्या कुछ कर सकते हैं। आसिफ, ओवर टू यू। धन्यवाद रसिका। और ये दूसरा पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसा हमारा कार्यक्रम का नाम है आरोग्यम रोड टू हेल्दी मध्य प्रदेश, और ऐसे में हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता तो है, लेकिन डॉक्टर्स बनाएगा कौन? अच्छे स्कूल जब होंगे, उसमें से पढ़कर बच्चे निकलेंगे, तो फिर वो बच्चे आगे जाकर अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे और वो मध्य प्रदेश की सेहत बनाएंगे। इसीलिए हमारा ये पैनल बहुत अहम है। मास्टर जी, गुरु जी हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, ये यूँ कहें कि स्कूल के संचालक हमारे साथ हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका ललित सर, रमनवीर सर, असित सर, बहुत स्वागत है आपका। पहला ललित सर, सवाल आपसे है मेरा। स्कूल खोलना है, भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करना है, उन्हें शिक्षा देनी है, ये मन में कब आया सर? सर, जब पढ़ाई कर रहे थे तभी लगने लगा कि इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई चल रही थी तब लगा था कि मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूँ। पढ़ाना शुरू किया तो लगा कि शायद यही मेरी मंजिल है, और 97 में मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते तकरीबन 2008 में ऐसा लगने लगा कि अब इसको थोड़ा और बड़ा रूप देना पड़ेगा, और वो बड़ा रूप स्कूल के साथ ही हो सकता था, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर को बिलोंग करता हूँ, देवास। तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि देवास में कहीं बाहर से बच्चे और पढ़ने आएंगे। सो वी वर सपोज टू स्टार्ट अ स्कूल, एंड नेचुरली दैट स्कूल वाज सपोज टू बी एज अ रेसिडेंशियल स्कूल। सो 2008 वी स्टार्टेड स्कूल, अदरवाइज आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 1997, और 2008 से स्कूल शुरू किया, और 2017 में फिर उसको रेसिडेंशियल का जामा पहनाया। नहीं सरदाना साहब, ये जब टीचर्स पढ़ाते थे तो ठीक नहीं पढ़ाते थे? आपको मतलब लगा कि नहीं, अब लगता है मुझे पढ़ाना पड़ेगा? मतलब नहीं, सभी शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। और कहीं ना कहीं जो भी कोई टीचर पढ़ा रहा है आज की डेट में, उस पर कहीं ना कहीं उस पर उसके टीचर्स की छाया जरूर है। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित रूप से मुझ पर मेरे टीचर्स की छाया होगी, और उन पर शायद उनके टीचर्स की छाया होगी। और हम जो अच्छा पढ़ाता है उससे भी सीखते हैं, और जो बुरा पढ़ाता है उससे भी सीखते हैं। बुरे पढ़ाने वाले से भी सीख पाते हैं कि ऐसा नहीं पढ़ाना है। और बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उस समय बहुत कम रिसोर्सेस होते थे, तो मैं शुरू से IIT JEE और मेडिकल एग्ज़ाम, जिसको उस ज़माने में AIPMT कहते थे, मैं उसके लिए पढ़ाता था। मेरा सवाल रमनवीर सर आपसे है। आप आरोग्य को किस तरीके से देखते हैं? आपकी नज़रों में आरोग्य की परिभाषा क्या है और क्या कुछ योगदान है इसका? आरोग्य की परिभाषा ये है कि वो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं रहता है मेरे अनुसार। उसके अंदर जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, जब तीनों स्तर पे कोई मनुष्य जो है हासिल कर लेता है चीज़ों को, और वो एक लेवल पे आ जाता है, तब वो हम उसको आरोग्य या फिर ऐसे स्वस्थ हर तरह से बोल सकते हैं। और आर्थिक लाभ या फिर उत्पादकता, ये आरोग्य से होती है। और आरोग्य इन तीन चीज़ों से होता है कि तीनों ही स्तर पे यदि वो अपने आप को सुदृढ़ रखेंगे तो आरोग्य रहेंगे। नहीं, नाम कार्यक्रम का आरोग्यम है। आप स्मार्ट, फिट, हेल्दी, थैंक यू। इसके लिए क्या करते हैं सर? मैं आपसे कम है। थैंक यू सर जी। क्या करते हैं सर इसके लिए? सबसे पहले तो वॉकिंग एंड योगा। तो हम लोग वी आर वेरी रिच फ्रॉम आवर कल्चर, तो बस योगा, वॉकिंग और बस इतने से हो जाता है, ये नोट कर लीजिए। सारा दिन जिम में जाने की जरूरत नहीं और 100 किलो का वेट उठाने की भी जरूरत नहीं। जिम जो है, मेरा पर्सनल मानना है, अच्छी चीज़ है। जिम से सिर्फ आपकी बॉडी अलाइन होती है, और योगा से माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों अलाइन होते हैं नेचर के साथ। ठीक सर। असित सर, आपसे एक सवाल। हम
इस कार्यक्रम में डॉक्टर से बात कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका घर अच्छा है, आप सुकून से रह रहे हैं, तो आधी बीमारियां तो वहीं से नहीं होती हैं। अब आपको अगर यही टेंशन है कि मेरे फ्लैट की, मेरे घर की एनओसी नहीं है, बुलडोज़र बगल की सोसाइटी में चल गया है, आप उस टेंशन में, स्ट्रेस में हैं, तो फिर आप ठीक नहीं रह सकते। तो आप जब रियल एस्टेट से आते हैं तो आपके कस्टमर्स जो आपसे घर लेते हैं, आपसे जो कमर्शियल जो भी लेते हैं, वो मानसिक तौर पर संतुष्ट रहें, इसके लिए असित सर, उनकी टीम क्या करती है? एक्चुअली मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ और रियल एस्टेट से भी आता हूँ। तो आरोग्यम शब्द को मैं 3 पहलुओं में देखता हूँ, एक हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तीनों शब्द से मिलकर आरोग्यम बनता है, और इन तीनों शब्द का व्यवसाय में, बिजनेस में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कोई छोटा मोटा दूसरा भी व्यवसाय हो, चाहे बड़ा व्यवसाय हो, इन तीनों का काफ़ी महत्व है। हेल्थ को जब हम लोग रूल्स रेगुलेशन से बांधकर थोपने की कोशिश करते हैं व्यवसाय पर, तो व्यवसायी इसे भागने की कोशिश करता है, वो इससे बच निकलने की कोशिश करता है। तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता अभियान की। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग मिलकर अगर जागरूकता अभियान लॉन्च करे, व्यवसायी को यह समझाने की कोशिश करे कि अगर अच्छी हेल्थ है तो इन टर्न अच्छी वेल्थ वो प्रोड्यूस करेगा। तो वेल्थ अच्छी हेल्थ से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, और जब ये व्यवसायी को समझ में आएगा तो वो हेल्थ के रूल्स रेगुलेशन को छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, और ये दोनों मिलकर हैप्पीनेस लाते हैं। और हैप्पीनेस एक ज़रूरी तत्व है जो कि इसका आरोग्य का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है। हैप्पीनेस हम लोग एटमॉस्फेयर, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके ला सकते हैं। हम लोग अच्छा नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, हाइजीन, अच्छा हाइजीन प्रोड्यूस करें हमारे वर्किंग एटमॉस्फेयर में, तो हैप्पीनेस स्वाभाविक तौर पर आती है। मैं गूगल कंपनी का एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा कि गूगल कंपनी ने अपने यहाँ पे विश्व का बेहतरीन इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा हुआ है। वो कोई रूल्स रेगुलेशन इम्पोज नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। वो हाईएस्ट पे मास्टर हैं, और वो कोई रूल्स रेगुलेशन इम्पोज ना करते हुए भी बेहतरीन आउटपुट ले पा रहे हैं। तो गूगल ने विश्व को यह संदेश देने की कोशिश करी है कि बिना रूल्स रेगुलेशन के भी स्वस्फूर्त आरोग्यम आप इम्प्लाई करेंगे तो आप ग्रोथ अपने मैक्सिमम। एम्प्लॉइज को सर कैसे एनकरेज करते हैं, उनको अदर एक्टिविटीज कराते हैं लाइक गूगल, आप उन्हें कैसे करते हैं? हम लोग भी कितना उतार रहे हैं आप अपने खुद की संस्था में? हमारी संस्था में भी हम लोग नीट एंड क्लीननेस, गुड हाइजीन और अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, अच्छी मानसिकता से कार्य करने की पद्धति को हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ और हैप्पीनेस आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे पास अच्छी नौकरी है सर, वरना मैं अप्लाई करता आपके यहाँ। ललित सर, अगला सवाल आपसे है। आप IITian हैं, IIT की आपने पढ़ाई की, फिर आपने पढ़ाने की करियर की शुरुआत क्यों की? आप किसी और फील्ड में भी जा सकते, क्या लक्ष्य था इसके पीछे? मैंने जैसा आपको बताया कि वो दौर ऐसा था, तब शायद 4-5 लोगों के सामने बोलने के लिए अगर खड़ा कर दिया जाए तब भी घबराहट होती थी, क्योंकि हम ऐसा लगता था कि शायद नहीं कर पाएंगे। पेपर प्रेजेंटेशन है या कोई प्रोजेक्ट सबमिशन है और उस समय उसका प्रेजेंटेशन देना है, तब भी डर लगता था कि आज बोलना है मतलब बड़ी बात होगी। लेकिन चूंकि मैं एक ऐसे घर से था जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि ट्यूशन से हम कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं, और अर्न करने के बाद में हम हमारे जो खर्चे हैं वो निकाल सकते हैं। जब पढ़ाना शुरू किया तो लगने लगा कि नहीं, यही हमारी मंजिल है। हम और इंजीनियरिंग में शायद उतना एंजॉय नहीं कर पाते जितना एंजॉय पढ़ाने में कर पाते हैं। यहाँ हम हमेशा बच्चे रहेंगे, वही 16-17 साल के, जब तक हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम उसी उम्र के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने में एक मज़ा आने लगा, और पढ़ाने में मज़ा आने लगा, और बहुत गुंजाइश दिखती थी, क्योंकि जिस दौर में मैंने शुरू किया था उस दौर में तो मध्य प्रदेश में भी कोई IIT का कोचिंग नहीं हुआ करता था, अक्रॉस MP। एंड इफ़ आई डू रिमेंबर, उस समय छत्तीसगढ़ वाला वाज द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, रायपुर, भिलाई वगैरह। तब हम सुना करते थे कि भिलाई में कुछ कोचिंग्स चलती हैं, पर इस पूरे बेल्ट में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, यहाँ कहीं भी नहीं थी। और शुरू से इंटरेस्ट था वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तीनों सब्जेक्ट्स में। तो उन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ाते रहे, और रिजल्ट्स भी अच्छे आए। पहले साल से ही रिजल्ट्स अच्छे आने लग गए, तो लगा कि हाँ, हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो बच्चे जो मेरी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छे नहीं थे या मैथ्स में अच्छे नहीं थे, आज मैं और सर एक मंच पर बैठे हैं। इसके मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो भी करें मन लगा के करें,
और पूरी शिद्दत से करें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छे हैं वो अपना करियर अच्छा बनाएं। रमन सर, आपसे एक सवाल है। आरोग्यम की जब बात कर रहे हैं, और आजकल जैसा पहला पैनलिस्ट में हमारे हड्डिया सर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि पेस्टिसाइड एक बहुत बड़ा एक ऐसा कारण है जो कैंसर को बढ़ावा दे रहा है, और बाकी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल और हमारी जो आदतें आजकल बिगड़ गई हैं उसकी वजह से स्वास्थ्य लगातार ख़राब होता जा रहा है। हेल्थ इंडस्ट्री आगे आप कहाँ देखते हैं, और मध्य प्रदेश की भूमिका उसमें आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, मैं आपसे एक राय ज़रूर चाहूँगा इस पर। हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में तो वो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा बिकॉज वो स्टडी नहीं है। लेकिन जैसे आपने बात करी कि हेल्थ को किस तरह से सुदृढ़ता की ओर लाया जाए, तो हमको, मैंने जो आपसे इसके पहले भी कहा था कि हमको पूरा फोकस हमारा जो हमको कई हज़ारों सालों से जो चीज़ें मिली हैं बस उसको फॉलो किया जाए। और जहाँ तक हेल्थ इंडस्ट्री की बात है तो फिर वही बात आती है कि शारीरिक मानसिक दोनों हेल्थ, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में जो स्टेट में हमको आगे लाना चाहिए वो क्लिनिकल साइकोलॉजी को लाना चाहिए। साइकोलॉजी तो काफ़ी है, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी को लेकर के सरकार को गंभीर और होना चाहिए। तो मैं कई जगहों पर देखता हूँ तो 80% जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ पे फोकस करने से ठीक होने लगेंगी। अगला सवाल सर आपसे है, उद्योग में आरोग्यम के महत्व को हम कैसे बढ़ा सकते हैं सर? नहीं, जैसा मैंने बताया कि जब व्यवसायी को हम यह कन्विंस कराने में सफल हो जाएं कि अच्छी हेल्थ अच्छी वेल्थ को प्रोड्यूस करेगी, ग्रोथ फास्टर होगी, तो व्यवसायी ऑटोमेटिकली आरोग्यम के सभी पहलुओं को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। सर, जैसे कि हमने देखा है कि आजकल लोगों में ना मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अनफिट, परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम डिप्रेशन में, और वो डिप्रेस्ड होते हैं। और कोरोना काल में एक चीज़ हमने समझा है कि उस टाइम जब काम बंद था तो आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको मेंटल स्ट्रेस हुआ होगा, तो किस तरीके से उस सिचुएशन में आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ओवरकम किए पूरी सिचुएशन को सर? एक्चुअली ऐसे समय उत्साहवर्धन, इनकरेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है, और एक एम्प्लॉई के मन में एक सिक्योरिटी की फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को कुछ हुआ, मेरे परिवार को कुछ हुआ तो इंडस्ट्री जो एंटरप्रेन्योर है वो जो ऑनर है बिजनेस का वो मेरी हेल्प करेगा। हम लोगों ने भी आउट ऑफ वे जाकर काफ़ी लोगों को, दूसरों को भी हेल्प किया, हमारे एम्प्लॉइज़ को भी हेल्प किया, जिन्होंने जब जो पैसा मांगा उनको हम लोगों ने दिया, तो उससे एक मोटिवेशन उनके अंदर, इंकरेजमेंट और एक साहस क्रिएट हुआ कि हाँ, इस स्थिति से हम ओवरकम कर पाएंगे और सक्सेसफुली इस स्थिति को हम पार पा पाएंगे। रमन सर, एक सवाल आपसे। इंदौर और मध्य प्रदेश को जी रतन फाउंडेशन आगे क्या सौगात देने जा रहा है, क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं? और दूसरा, जब आप एक बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो ये स्ट्रेस तो पूरा रहता है सर। कई बार प्रोजेक्ट्स फंस जाते हैं, डेडलाइंस मिस होती हैं या उसकी मिस होने के चांसेस रहते हैं, तो उधर से वो अपना दिमाग ठंडा रखना है, चिल रखना है, वो कैसे करते हैं सर? सेम आंसर है जो पहले दिया था। सॉरी, सेम आंसर है जो पहले दिया था। दूसरा आपने जो कहा कि आगे टारगेट्स क्या हैं और किस तरह से हम इन चीज़ों को आगे लेकर के जा रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी अगर कोई काम कर रहा है तो वो आरोग्य के ऊपर ही काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है वो, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों ही रूप में, जाने अनजाने वो इन्वॉल्व है ही, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको ठीक करने के लिए। हम लोगों का जो लक्ष्य है वो, हम लोगों ने अभी एक प्रोजेक्ट लिया है सोशल सिक्योरिटी पे। हम लोगों ने अभी बहुत स्टडी करी, हमारी पूरी टीम ने, और हमने पाया कि जो सोशल सिक्योरिटी का डंका बजता है यूएस का, उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हमारे यहाँ की सोशल सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ पे क्लच ये आता है कि वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन 90% है, हमारे यहाँ पे 10-15% है। तो सोशल सिक्योरिटी पे हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए पर मंथ स्टेट गवर्नमेंट अंदाज़न जो है, हाँ, खर्च करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है किसी न किसी रूप में सोशल सिक्योरिटी के लिए।
लेकिन यहाँ के लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। जो हमारा टारगेट है, जो आगे का हमारा प्रोजेक्ट है, वो पूरा सोशल सिक्योरिटी पर है। ललित सर, अगला सवाल आपसे है। आप आईआईटी के बच्चों को तैयार करते हैं, नीट के बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, क्या स्टेटस है, कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं? मैम, अभी हम लोगों ने जैसे रेसिडेंशियल कोर्सेज शुरू किए तो अब हमारे पास में अक्रॉस इंडिया से बच्चे आ रहे हैं। तकरीबन 15-16 स्टेट्स के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। पहले एक दौर था जब देवास से बच्चे इंदौर की तरफ पलायन करते थे। अब हमने वो मुकाम तो हासिल कर लिया कि इंदौर या भोपाल के बच्चे या जयपुर का या पटना का या बोकारो का बच्चा हमारे पास आकर पढ़ रहा है। आपको अगर कोई बात अच्छी लगती है आप ताली बजा सकते हैं, उसमें कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, आप बजा सकते हैं कहीं की भी। ये बड़ी बात है ना, ये आपके इंदौर से बच्चे देवास जा रहे हैं तो ये एक तरीके का ये उल्टी चीज़ हो रही है, तो ये ठीक है, आपको अच्छा लगता है ताली बजाइए उसके लिए सर। और ख़ास बात यह है कि जो नीट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं अक्रॉस इंडिया डॉक्टर बनने के लिए, वो अक्रॉस इंडिया पाएंगे मोस्टली ड्रॉपर्स होते हैं, दोज हु प्रिपेयर आफ्टर 12th के बाद में 1 साल 2 साल 3 साल का ड्रॉप लेते हैं। हमारे पास में ऐसे बच्चे हैं जो 12th के साथ ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी इस बार जैसे हम लोगों के यहाँ से 720 में से 692 मार्क्स हाईएस्ट गया। लास्ट ईयर 701 मार्क्स थे। और ये वो बच्चे जिन्होंने हाल ही में 12th दी और 12th के साथ ही उन लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया। सिलेक्शन रेशो अगर हम बोलें तो तकरीबन 71% से अबोव है नीट में। और आईआईटी में अगर प्रिसाइजली आईआईटी की बात करी जाए तो वो 160 स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन किया था और उसमें से एग्जैक्टली 39 स्टूडेंट वेंट इनटू आईआईटी। कॉन्ग्रेचुलेशन से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियां सर के लिए। लगातार इनका इंस्टीट्यूट बच्चों को तैयार करा, डॉक्टर को तैयार करा, देश के भविष्य को तैयार करा। बहुत बहुत बधाई सर आपको। ललित सर, एक सवाल और आपसे, जब से आपने कहा कि रेसिडेंशियल जब से हमने शुरू किया है तो कितना फ़र्क आया है रेसिडेंशियल शुरू करने के बाद रिजल्ट्स में, और कितना अंतर रहता है नॉन रेसिडेंशियल और रेसिडेंशियल जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं या इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं, कितना फ़र्क आ जाता है उसमें? देखिए, मैंने जब 97 में पढ़ाना शुरू किया तब हमें लोगों को अवेयर करना पड़ता था क्या होती है आईआईटी जेईई, क्या होती है पीईटी। उस समय पीईटी, पीएमटी, एआईपीएमटी इन नामों से एग्ज़ाम होती थी। तो हमें लोगों को अवेयर करना पड़ता था। बच्चों को स्कूल्स में जाकर हम अवेयर करते थे कि इन एग्ज़ाम से होता क्या है, क्योंकि देवास इज़ ए वेरी स्मॉल सिटी और ख़ास तौर पे जब हिंदी माध्यम के स्कूल ज़्यादा हों तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा जागरूक करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे कोचिंग्स की बाहर आई और बच्चे धीरे धीरे इसके लिए अवेयर होने लगे। लेकिन एक चीज़ इसमें और देखने को मिल रही थी कि बच्चा ना स्कूल के साथ में कोप अप नहीं कर पाता। स्कूल में अलग पढ़ाई जा रही है, कोचिंग पर अलग पढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चा या तो कोचिंग से ड्रॉप आउट करता था या फिर स्कूल्स में वो एक ऐसा स्कूल लेता था जहाँ केवल एडमिशन रखे और कोचिंग पर पढ़ाई करे, जिसे डमी स्कूलिंग टर्म दिया गया है, जिसमें बच्चा केवल स्कूल में एडमिशन रखता है लेकिन स्कूल में जाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसका 12th का रिजल्ट उससे डिस्टर्ब होता है और डमी स्कूल से बच्चे का डिसिप्लिन बिगड़ता है, बहुत अच्छा खासा डिसिप्लिन बिगड़ता है। तो वो एक समस्या हमारे साथ में आ रही थी कि बच्चा हमारे साथ में अगर कर रहा है तैयारी तो स्कूल के साथ में जस्टिस नहीं कर रहा, और स्कूल में कर रहा है तो हमारे से पिछड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम अपना खुद का स्कूल रखें तो वो बेहतर होगा। हमारा स्कूल रहेगा, स्कूल भी यहीं, कोचिंग भी यहीं, हम मोनोटोनसली एक तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे को कहीं डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। फिर जब हमने ये पढ़ाना शुरू किया तो रिजल्ट्स उसके मुकाबले अच्छे आने लगे। पहले साल ही हम लोगों के पास से NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होती है, उसमें 7 सिलेक्शंस हुए, उनमें से 3 लोगों का सेकंड फेज में भी हुआ। और फिर जैसा होता है कि धीरे धीरे भूख बढ़ती जाती है, लगता है अब और कुछ अच्छा किया जा सकता है। और हो क्या रहा था उसमें केवल देवास के लोकल बच्चे ही पढ़ रहे थे। फिर लगा कि हम रेसिडेंशियल करें, रेसिडेंशियल करेंगे तो हमारे पास में बाहर से बच्चे आएंगे। एक्चुअली मुझे IIT के एक मेरे दोस्त की बात याद है कि उसने कहा था कि ललित तुझसे अच्छे बच्चे नहीं मिलने वाले, कि भाई जो लेवल तेरा है वो लेवल नहीं मिलेगा, क्योंकि देवास में आप उससे ज़्यादा कितना उम्मीद कर लेंगे, कितनी बार उम्मीद कर लेंगे, कितने सालों तक कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जिद थी कि अब हमें बाहर से बच्चे लाने हैं। और बाहर से हम बच्चे लाए, चूँकि वो 24 घंटे हमारे पास हैं, हम ही उनके लोकल गार्जियन हैं, तो हमारे पास में उनके साथ में मेहनत करने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात जो हो रही है पिछले 2 सालों में तो जो हुई है, लेकिन उससे पहले भी, कि जब बच्चा घर पर तैयारी करता है तो एक बहुत बड़ा एडिक्शन होता है सेल फोन। वो बहुत यूज़ कर रहा है और 2 सालों में तो उसमें अथाह इंक्रीमेंट आ गया है। हम लोगों के यहाँ पर सेल फोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कोई यूज़ नहीं कर सकता है। तो जब वो कट जाता है तो बच्चे के पास में 4 घंटे एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि वो तकरीबन 3-4 घंटे वेस्ट कर रहा है।
तो वो 3-4 घंटे जो वो घर पर वेस्ट करता था, अब वही सरदाना पर आकर वो इन्वेस्ट कर रहा है। रिजल्ट वी आर गेटिंग। ये शिक्षा पद्धति कैसे बदली है, सर ने जैसा भी डमी स्कूलिंग का जिक्र किया, मुझे लगता है कि आप पूरे पैनलिस्ट में शायद रमन सर ही मेरे बैच के होंगे या मेरे आसपास के होंगे। हमारे वक्त में डमी स्कूलिंग नहीं होती थी और अटेंडेंस 75% चाहिए होती थी अगर आपको बोर्ड में बैठना है। एडमिशन लेना भी पड़ता था, पढ़ना भी पड़ता था, और जिस दिन आप सोचे कि आज पेट दर्द बोल के घर पे बैठेंगे तो पापा से कहता था पापा साइकिल से नहीं जा पाऊंगा आज, तो पापा खुद छोड़ के आ जाते थे, मैं छोड़ देता हूँ। तो ये तो हमारे यहाँ थी। अब खैर डमी स्कूलिंग आ गई है, लेकिन स्कूल का ज्ञान उतना ही ज़रूरी है। ऑनलाइन चीज़ें एक अलग चीज़ है, उस पर भी एक सवाल ज़रूर रहेगा। असित सर, आपसे मेरा सवाल है, हम ये जानते हैं कि एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी हर चीज़ में प्रोडक्शन बढ़ाती है, प्रोडक्टिव हो सकती है। आरोग्यम उद्योगों को किस हद तक बढ़ावा देता है और आपने ये खुद से कितना फील किया है इसको? मेरे हिसाब से आरोग्यम इंडस्ट्री और व्यवसाय का लाइफलाइन है। आरोग्यम का उच्च लेवल मतलब हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों अगर हाईएस्ट लेवल पे हैं तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है, क्योंकि व्यक्ति की कार्यकुशलता, दक्षता और गुणवत्ता तीनों सीधे सीधे इससे आरोग्यम से जुड़ी हुई है और तीनों का लेवल काफ़ी अप हो जाता है। तो आरोग्यम अगर उच्चतम स्तर पे है तो देश की जीडीपी भी बढ़ती जाएगी। तो आरोग्यम को मैं देश की जीडीपी से रिलेट करके देखता हूँ और मेरा ऐसा सोचना है कि जैसे हम लोग इंदौर में स्वच्छता में नंबर 1 पर हैं पिछले कई सालों से, इसी तरह से इंडस्ट्री या व्यवसाय के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ स्केल्स फिक्स करने चाहिए, कुछ पॉइंट्स उसके लिए फिक्स करने चाहिए। जो व्यवसाय ज़्यादा आरोग्य में पॉइंट्स लाएगा उसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स, टैक्स बेनिफिट और उसका सम्मान, इस तरह से अगर हम करेंगे तो आरोग्यम का उच्च सूचकांक जीडीपी बढ़ाएगा। रमनवीर सर, मेरा सवाल आपसे है। आपने कहा योग बहुत ज़रूरी है और आजकल युवा वर्ग 18 साल के हुए ने जिम जाना है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और योग का महत्व कितना है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जिम जा रहे हैं तो अच्छी बात है, जिम तो जाना अच्छी बात है ना। जहाँ तक योग की बात है तो मैंने बताया आपको कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि माइंड, बॉडी और सोल तीनों अलाइन होता है नेचर के साथ में, और जिम से सिर्फ बॉडी अलाइन होती है। तो मेरा संदेश तो यही है कि वो अगर एक्टिव लाइफस्टाइल रखें अपनी, जो नॉन एक्टिव हो रही है, जैसा सर ने भी बताया, सरदाना साहब ने, कि वो मोबाइल और उसी में सेलुलर्स में रहते हैं, तो वो एक्टिवनेस को छीन रहा है। तो किसी भी तरह से बस एक्टिव रहें। सर, मध्य प्रदेश सरकार का भी पूरा फोकस है योग को लेकर, प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं और अब ये भी कहा गया है कि स्कूलों में योग कराए जाएंगे, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये तो जो पहले होते ही थे किसी न किसी तरह से। हम लोग भी जब स्कूल जाते थे तो मॉर्निंग में हमारा मॉर्निंग आवर स्पोर्ट्स का रख देते थे या कोई भी एक्टिविटी का रख देते थे। पिछले कुछ सालों में ये बंद हो गया है, वो वापस से गवर्नमेंट जो है पुरानी चीज़ों को शुरू कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है और योग से अपने आप को जानने का मौका मिलता है व्यक्ति को। सरदाना सर, जैसा आपने कहा कि आप बहुत रिच फैमिली से नहीं आते थे या बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाली फैमिली से नहीं आते थे, और भगवान ने एक अच्छा काम किया है कि टैलेंट वो परिवार को देख के नहीं देते या फाइनेंशियल स्टेटस देख के नहीं देते। आप उदाहरण हैं। तो जब आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास शायद फ़ी पे करने का भी उनके पास उतना पैसा नहीं होता, या वो रेसिडेंशियल अफोर्ड नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि हम कोचिंग तो पढ़ा देंगे लेकिन बाकी एक्सपेंसेस, और जाहिर बात है कि आप उन्हें रखेंगे तो बिस्तर, सब्जी, नून, नमक, उसका भी खर्चा जाएगा ही, तो फिर आप उन्हें कैसे हेल्प करते हैं? ऐसे कितने लोग आपके पास आते हैं? सर, मैं बहुत फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग वाली बात तो छोड़िए, मैं तो EWS मकान में रहने वालों में से रहा हूँ, जो BPL को मिलता है। 390 स्क्वायर फीट का मकान, 13 बाय 30 का। वहीं पे हमारी पैदाइश हुई है, वहीं हम बड़े हुए हैं और हमारे माता पिता ने कैसे कैसे करके हमें पढ़ाया, हमें पता है। तो जिसको यूँ कहे कि गरीबी क्या होती है वो हमें पता है एग्जैक्टली कि गरीबी कैसे रहती है, मतलब ये कहना और इसको महसूस करने में अंतर है। और जब हमने पढ़ाई करी थी तब भी पढ़ाई हमारे लिए 30 रुपये महीने की जो स्कूल की फ़ीस होती थी वो भी बड़ी बात होती थी। हम गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं पढ़े, बट ऑब्वियसली हर फादर यही चाहता है कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, तो जो अफोर्डेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े। और हमने जब हम लोग पढ़ाते हैं तब हमारे से ऐसे कई बच्चे रूबरू होते हैं जो बच्चे फिनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये कैलिबर जो होता है वो कभी भी ये देखकर नहीं आता है कि बच्चा कौन से घर में है। मैं हमेशा मेरे जो टीचर्स हैं मैं उनको भी यही मोटिवेशन देता होता हूँ कि
भगवान ने किसी बच्चे को पैदा करके भेजा तो वो ये सोचकर नहीं भेजा है कि वो एक्स स्कूल में पढ़ रहा है या वाई स्कूल में या सरदाना पर। क्योंकि कई बार होता है कि हमारी से जो अच्छे स्कूल्स हैं पहले से चलते आ रहे हैं उनसे टीचर्स तुलना करते हैं कि वहाँ के बच्चे वैसे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे हैं। तो मुझे उस समय बोलना पड़ता है कि देखिए वो वहाँ पर भी जो अगर अच्छा है तो वो भगवान ने ये सोचकर नहीं भेजा था कि वो एक्स स्कूल में पढ़ेगा तब अच्छा होगा। वो अगर हम पर विश्वास किया तो हमें भी वो प्रूव करना पड़ेगा। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कैपेबिलिटी जिनकी या पेरेंट्स की नहीं है, हम उनको हमारे पास से जितना रिबेट हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम रिबेट देते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए हम लोगों ने कुछ फ़िल्टर्स लगाए हैं अब, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हम जब नॉन फिल्टर्ड वे में लेते थे तो उसका फिर गलत उपयोग हो जाता था। सो वी हैव एडेड सम फिल्टर्स कि भैया 10th में रिजल्ट वैसा हो या हमारी एडमिशन टेस्ट में ऐसा हो, या कई बार पेरेंट्स जब आते हैं तो देख कर ही लग जाता है कि वो है। और हम कोई NGO नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हम कर रहे हैं। इसी से संबंधित मैं आपको बात बताऊं सर, अभी कोविड में स्कूल्स की खासी बदनामी हुई है और मीडिया हमेशा स्कूल्स को बदनाम करने में सबसे पहले नंबर पर रहता है। ये सच्चाई है सर। हमारे पास आते हैं केसेस कि देखिए सर हमारे पास पैसा नहीं है, नौकरी चलेगी और स्कूल हमसे फीस मांग रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल मेरा कई बार मीडिया के लोगों से इस बारे में बहस भी हुई है मेरी कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता है। हम लोगों ने सन 2020-21 में पूरे स्कूल की फ़ीस बीइंग CBSE एफिलिएटेड जितने लोकल बच्चे थे, हमने टोटल फीस साल भर की रखी थी केवल मात्र 9,000 रुपये, 9,000। एंड हमने किसी बच्चे का ऑनलाइन एजुकेशन से नाम नहीं हटाया। जब ऑफलाइन शुरू हुआ तब हमने ऑफलाइन भी किया। ये मैं आपको लोकल बच्चों की बात बता रहा हूँ, रेसिडेंशियल की नहीं ऑब्वियसली। और अगले साल हमने उसी फीस को 12,600 रुपये रखा 21-22 में। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमने एक भी टीचर को नहीं निकाला और ना ही किसी टीचर की सैलरी हमने कम करी। ऐसे ही इंसानों और ऐसे ही इंसानियत की आवश्यकता थी उस वक्त बुरे दौर में सर, जब हम सब लोग साथ में हाथ पकड़कर इस महामारी को हरा पाए। तालियां बजाइए ऐसे गुरुओं के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने उस मुश्किल दौर में सबका साथ दिया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपको आसिफ सर, अमनवीर सर और सदानंद सर, बहुत धन्यवाद आपका। रसिका, बहुत